हेलो बच्चों, वेलकम टू द फिजिक्स क्लास। आज हम लोग इस फिजिक्स क्लास में रिफ्रैक्शन थ्रू ए थिन लेंस के बारे में अध्ययन करेंगे। आज हम लोग रिफ्रैक्शन थ्रू ए थिन लेंस, पतले लेंस से अपवर्तन, पतले लेंस से अपवर्तन, पतले लेंस से अपवर्तन, इसका हम लोग अध्ययन करेंगे। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि स्फेरिकल सरफेस से जब रिफ्रैक्शन होता है तो उसके लिए एक फार्मूला हम लोगों ने निकाला था, n2 - n1/r बराबर n2/b - n1/u। ये फार्मूला हम लोगों ने निकाला था। ये चाहे कॉन्वेक्स सरफेस हो अथवा कॉन्केव, दोनों सरफेस के लिए था। स्फेरिकल सरफेस चाहे कॉन्वेक्स का हो अथवा कॉन्केव का था, दोनों के लिए था। इस फार्मूले को थोड़ा सा एक बार हम लोग रिमाइंड करें कि n1 क्या था। तो आप याद रखें, n1 जो था पहला मीडियम था, n2 ये जो स्फेरिकल सरफेस था इस मीडियम का n2 था, उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था। v जो था आपके प्रतिबिंब, इस सरफेस से प्रतिबिंब के बीच की दूरी थी। u जो था सरफेस से ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी थी। स्टूडेंट्स, इस टॉपिक में हम लोग ये अध्ययन करेंगे कि अगर पतले लेंस से प्रकाश का अपवर्तन होता है तो इसके लिए सूत्र क्या है। पतले लेंस से, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक पतला कॉन्वेक्स लेंस है, ये कॉन्वेक्स लेंस है। इस लेंस से, ये आपका लेंस का मुख्य अक्ष है। इस लेंस के मुख्य अक्ष पर कोई बिंदु O है जो इस लेंस से U दूरी पर है, इस लेंस से U दूरी पर है। जब प्रकाश की किरणें इससे चलेंगी तो यहाँ पर पड़ेंगी, मान लीजिए इस सरफेस पर पड़ रही हैं। अब हमको इसमें ज्ञात करना है कि इसके अपवर्तन का सूत्र क्या होगा जब इस पर पड़ता है। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम लोग देखें कि जो यह आपका लेंस है इसमें दो पृष्ठ है। एक पृष्ठ है P1 और दूसरा पृष्ठ P2 है। एक पृष्ठ हमारा P1 है, इसका एक पृष्ठ P2 है। एक पृष्ठ P1 के लिए अगर हम ध्यान दें तो जो पहला पृष्ठ हमारा P1 है, इस पृष्ठ पर जब प्रकाश की किरण पड़ेगी तो ये जस्ट लाइक ए स्फेरिकल सरफेस, और ये कैसा कॉन्वेक्स है। प्रकाश की किरण जब यहाँ पर पड़ेगी, इस पर हम लम्ब डालेंगे तो चूंकि प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, इसलिए अभिलंब की ओर झुक जाएगी, यानी ये इधर झुक करके कहीं पर यहाँ पर प्रतिबिंब बनाएगा, आई बनेगा, इमेज बनेगी। उसके बाद इसका दूसरा सरफेस, अगर P2 के बारे में हम सोचें, इसका दूसरा सरफेस P2 है। आप देख रहे हैं कि ये दूसरा सरफेस P2 जो है एक कॉन्केव की तरह काम करेगा। और यहाँ से प्रकाश की किरण जब चलेगी तो ये जो प्रकाश किरण जब यहाँ पर चलेगी, सपोज कीजिए कि प्रकाश की किरण जब यहाँ से चल रही थी तो यहाँ पर जब चलेगी तो इसके लिए हम जो है एक सेंटर से होकर इस पर लम्ब डालेंगे। अब प्रकाश की किरण जो यहाँ से चल रही थी ये सघन से विरल माध्यम में जा रही है, इसलिए अभिलंब से दूर हट जाएगी, यानी ये कहीं पर इधर प्रतिबिंब बनाएगी, इसका इमेज कहीं यहाँ होगा। इस सरफेस P1 और P2 में दो चीज़ हम देख रहे हैं। पहला चीज़ ये है कि जब प्रकाश की किरण P1 सरफेस पर पड़ती है तो यह प्रकाश की किरण विरल से सघन माध्यम में जाती है और प्रतिबिंब I पर बनाता है। सपोज कीजिए कि हम इसको I' का दें, ये I' पर बनता है। लेकिन दूसरे सरफेस हम P2 की जब बात करते हैं तो जो ये सरफेस P2 है, इस सरफेस के लिए जो प्रतिबिंब I' हमने बनाया था, पहले I' बना था, यह इसके लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगा।
यानी यहाँ पर u का मान हम इसके बीच की दूरी को रख देंगे। साथ ही साथ दूसरी चीज़ ये है कि अब यहाँ पर प्रकाश की किरण सघन माध्यम n2 से n1 में जा रही है। यानी हम यहाँ पर ध्यान देंगे कि जो पहला माध्यम है इसमें प्रकाश की किरण विरल माध्यम n1 जैसे वायु है, कांच के अपवर्तनांक n2 है, n1 से n2 पर जाती है। लेकिन जब दूसरे पृष्ठ के लिए यही प्रकाश की किरण n2 से n1 में जाएगी, n2 से n1 में जाएगी। यानी अगर हम इस तरह से इसकी बात करें तो जो हमारे पास फाइनल इमेज बनेगा वह इमेज ये होगा कि प्रकाश की किरण जब इस पर पड़ेगी, अगर आप इस पर लंब डालेंगे तो ये कुछ इस तरह से होगी। ये अगर लंब डालेंगे, मान लीजिए, या स्पष्ट करने के लिए हम ये बना लें इस तरह से, ये इधर झुकेगी और यहाँ से सपोज कीजिए कि ये प्रतिबिंब आई डैश बन रहा है। लेकिन दूसरे माध्यम के लिए दूसरे पृष्ठ की P2 की जब हम बात करेंगे, ये और इसको मोड़ देगी, इसका फाइनल इमेज आई पर बनेगा। यानी यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी, अगर हम इसके ऑप्टिकल सेंटर O से बीच की दूरी नापें, ऑप्टिकल सेंटर O से, तो ये जो है आपके बीच की दूरी सपोज कर लें हम B डैश है, और यहाँ से इसके बीच की दूरी जो है आपकी B है, इसके बीच की दूरी V है। स्टूडेंट्स, एक चीज़ और यहाँ पर हमें ध्यान देना है। हम अगर ये मान लें कि इसकी जो चौड़ाई है, इसकी जो मोटाई लेंस की है, अगर T है, अगर इसकी मोटाई T है, तो इसको हम अगर P1 से नाप रहे हैं, इस दूरी को P1 से नाप रहे हैं, तो U होगा। और ये दूरी अगर हम नापेंगे तो ये दूरी हमारा हो जाएगा, B की जगह हम लिखेंगे B डैश की जगह लिखेंगे B डैश प्लस T, और V की जगह लिखेंगे B प्लस T। मीनिंग दैट यदि हम लेंस की मोटाई को भी इंक्लूड इसमें करें तो हम जो प्रतिबिंब की दूरी होगी इस लेंस से, उसको B डैश T और B प्लस T लिखेंगे। ऐसा इसलिए करेंगे कि जब हम इसकी मोटाई को इंक्लूड करें। परंतु हम यहाँ पर मानते हैं कि लेंस बहुत पतला है, इसलिए हम T को बहुत नगण्य मानते हैं। यानी अब हम इसके लिए कहेंगे कि किसी सरफेस से, सपोज करें कि हम इसके सरफेस P1 से नापते हैं, इसको अगर हम P1 से नापते हैं तो ये हमारा हो जाएगा, एक दूरी हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक B, और ये जो हो जाएगी B1। यानी हम इसमें लिखेंगे पृष्ठ P1 के लिए, पहले लिखेंगे बिंदु वस्तु O का अंतिम प्रतिबिंब या लेंस के सामने, लेंस के सामने रखी वस्तु, लेंस के सामने रखी वस्तु O का अंतिम प्रतिबिंब, अंतिम प्रतिबिंब I पर बनता है, I पर बनता है, इसका अंतिम प्रतिबिंब I पर बनता है। देंगे पृष्ठ P1 के लिए, पृष्ठ P1 के लिए अपवर्तन का सूत्र पृष्ठ P1 के लिए अपवर्तन का सूत्र क्या होगा? n2 माइनस n1 बटे r। r की जगह हम लिखेंगे r1, क्योंकि ये हमारा पहला पृष्ठ होगा, ये है P1, और इसकी जो त्रिज्या होगी इसको हम लिखेंगे r1। n2 माइनस n1 बटे r1 माइनस बराबर ये होगा n2 बटे v की जगह हम लिखेंगे B डैश, क्योंकि ये प्रतिबिंब जो है B डैश बन रहा है, पहले पृष्ठ के द्वारा I डैश पर प्रतिबिंब बन रहा है जो लेंस से B डैश पर है, तो ये होगा B डैश माइनस n1 बटे U, माइनस n1 बटे U। इसको हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर 1। फिर लिखेंगे पृष्ठ P2 के लिए,
पृष्ठ P2 के लिए अपवर्तन का सूत्र, अपवर्तन का सूत्र पृष्ठ P2 के लिए अपवर्तन का सूत्र क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ ध्यान दें। अब यहाँ पर प्रकाश की किरण जो चल रही है मीडियम N2 से, ये तो इसका रेडियस हो जाएगा R2, इधर का P2 का रेडियस, इसकी वक्रता त्रिज्या R2 होगी, और प्रकाश की किरण अब यहाँ से जो है N2 से N1 की तरफ जा रही है, N2 से N1 की तरफ जा रही है। यानी यहाँ पर हम लिख देंगे N1 माइनस N2, N1 माइनस N2। ऐसा क्यों लिखते हैं आपको याद होगा, जब हमने स्फेरिकल सरफेस की बात किया था तो ये आपका मीडियम N1 था और ये मीडियम N2 था, तो N2 माइनस N1 हम लिखते थे, N2 माइनस N1 लिखते थे। यानी N1 जहाँ से किरण जहाँ से चलती है, यानी ये होगा आपका N1 माइनस N2 बटे R2, N1 माइनस N2 बटे R2 बराबर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका N1 बटे V, N1 बटे V माइनस N2 बटे U। U क्या होगा, U यहाँ पर V डैश होगा, U क्या होगा यहाँ पर V डैश होगा, क्योंकि प्रतिबिंब I डैश इस पृष्ठ के लिए एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करता है। यानी ये हो जाएगा N2 बटे V डैश, N2 बटे V डैश। इसको हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर 2। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 समीकरण 1 और 2 को जोड़ दें। लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर इसको हम जोड़ दें। जोड़ेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा आपका, जोड़ेंगे तो हो जाएगा क्या, N2 माइनस N1 बटे R1, N2 माइनस N1 बटे R1 प्लस N1 माइनस N2 बटे R2, N1 माइनस N2 बटे R2 बराबर, ये हो जाएगा आपका N2 बाई B1, N2 बाई B डैश माइनस N1 बाई U प्लस N1 बाई B माइनस N2 बाई B डैश। ये N2 बाई B डैश और N2 बाई B डैश कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर हम लिखेंगे N2 माइनस N1 बटे R1, यहाँ पर माइनस साइन कर दें तो ये हो जाएगा N2 माइनस N1 हो जाएगा। ये माइनस अगर कॉमन ले लेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। यानी ये हो जाएगा N2 माइनस N1 बटे R2 बराबर हो जाएगा आपका N1 बाई B माइनस N1 बाई U। यानी इसको हम लिख दें N2 माइनस N1, ये कॉमन हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2 बराबर हो जाएगा N1 यहाँ से कॉमन ले लें 1 बाई B माइनस 1 बाई U। अगर मैं यहाँ से N1 कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएगा, N1 कॉमन होगा तो ये हो जाएगा N2 बाई N1 माइनस 1, और यहाँ बचेगा 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2 बराबर हो जाएगा N1 1 बाई B माइनस 1 बाई U। N1 N1 कैंसिल हो जाएगा, और इसको N2 बाई N1 को हम लिखते हैं N, जो होता है किसी भी माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक। यानी ये हो जाएगा N माइनस 1 बटे R1 माइनस 1 बटे R2 बराबर 1 बटे B माइनस 1 बटे U। स्टूडेंट्स इसको नोट कर लें, नोट कर लें, इधर से मिटा दें। चलिए
अब इसके बाद ये क्या होगा, ध्यान दें इसको। हमारे पास सूत्र क्या आया, ये सूत्र आया 1/b माइनस 1/u बराबर n माइनस 1/r1 माइनस 1/r2, 1/r1 माइनस 1/r2। स्टूडेंट्स, जब हम फोकस को डिफाइन कर रहे थे उस समय हम कह रहे थे कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें, अगर ये लेंस है तो ये मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं उसको हम फोकस कहते हैं। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं उसको हम फोकस कहते हैं। यानी कि यदि हम लिखेंगे, यदि u का मान जो है, अगर हम यहाँ से यहाँ तक u का मान रखें तो u बराबर इनफाइनाइट होगा, तो b का मान जो होगा f होगा। यानी हम लिखेंगे यदि u बराबर इनफाइनाइट लिखेंगे, यदि u इज इक्वल टू इनफाइनाइट देन v इज इक्वल टू f। यानी प्रकाश की किरणें अगर अनंत से आ रही हैं तो लेंस पर समांतर पड़ेंगी, जिसके कारण क्या होगा कि जहाँ पर अपवर्तन के पश्चात मिलेंगी उसको हम फोकस कहेंगे। यानी लेंस के सामने जब वस्तु अनंत पर होती है तो प्रतिबिंब जो है कहाँ बनता है, फोकस पर बनता है। यानी इसका मान हम रख दें, ये मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 1/f माइनस 1/इनफाइनाइट n माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। u और v का मान हम इसमें रख दें। यानी अब हमारे पास ये बन जाएगा 1/f बराबर n माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। ये स्टूडेंट्स ये एक पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र है। इस सूत्र में हम ध्यान दें कि यह सूत्र ये बताता है कि अगर हमें किसी वांछित फोकस दूरी का लेंस बनाना है, किसी वांछित फोकस दूरी का लेंस बनाना है तो हमें उस लेंस के पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या कितनी होनी चाहिए। यानी लेंस के पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या को ज्ञात करके हम वांछित फोकस दूरी का लेंस बना सकते हैं। इसलिए इस फार्मूले को हम लेंस मेकर फार्मूला भी कहते हैं। इसको जो है हम कहते हैं लेंस मेकर फार्मूला, लेंस मेकर फार्मूला इसको बोलते हैं, लेंस मेकर फार्मूला, इसको हम बोलते हैं लेंस मेकर फार्मूला। इसका उपयोग करके हम वांछित फोकस दूरी के लेंस का निर्माण कर सकते हैं। इसको नोट कर लें। नोट कर लिया। चलिए इसके बाद हम देखते हैं, इसको मिटा दें। चलिए अब इसके बाद हम देखते हैं कि यदि ये लेंस के दोनों तरफ का मीडियम अलग अलग हो, अभी तो लेंस के दोनों तरफ का मीडियम एक ही था, n1 था। यदि लेंस के दोनों तरफ का माध्यम जो है, मीडियम जो है अलग अलग हो, सपोज कीजिए कि ये आपका n1 था, लेंस के पदार्थ का n2 है, ये मीडियम आपका n1 है और ये मीडियम आपका n3 है। ध्यान दें कि जो पहले इधर का मीडियम है वह n1 है और इधर का मीडियम n3 है, लेंस के पदार्थ का जो मीडियम है n2 है। यानी ये आपके इसका अपवर्तनांक n1 है, लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक n2 है और लेंस के बाद वाले पदार्थ का या माध्यम है जिसका अपवर्तनांक n3 है। तो यहाँ भी फिर लिखेंगे हम माध्यम या पृष्ठ P1 के लिए, पृष्ठ लेंस के दो पृष्ठ हैं, एक P1 और P2। तो पहले P1 के लिए अपवर्तन का सूत्र लिखेंगे, पृष्ठ P1 के लिए अपवर्तन का सूत्र, पृष्ठ P1 के लिए अपवर्तन का सूत्र, पृष्ठ P1 के लिए अपवर्तन का सूत्र। यानी क्या हो जाएगा, हम इसको लिखेंगे n2 माइनस n1 बटे r1
n2 माइनस n1 बटे r1 हम क्यों लिख रहे हैं, पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या r1 है, ये बराबर हो जाएगा n2 बटे v डैश। v डैश क्यों लिख रहे हैं, पहले पृष्ठ के द्वारा जो प्रतिबिंब बन रहा है i डैश पर बन रहा है, जो इस लेंस से b डैश दूरी पर है, माइनस n1 बटे u। u क्या है, लेंस से फोकस के बीच की दूरी, सॉरी लेंस से ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी है। इसको कर दें इक्वेशन नंबर 1। दूसरा लिखेंगे पृष्ठ P2 के लिए अपवर्तन का सूत्र क्या होगा, लिखेंगे पृष्ठ P2 के लिए अपवर्तन का सूत्र, पृष्ठ P2 के लिए अपवर्तन का सूत्र ये क्या होगा, P2 के लिए, P2 के लिए हम क्या लिखेंगे, प्रकाश की किरणें n2 से n3 में जा रही हैं, n2 से n3 में जा रही हैं, यानी हम लिखेंगे n3 माइनस n2। प्रकाश किरणें कहाँ जा रही हैं, n2 से n3 में, इसके लिए लिखेंगे, तो यानी इसको लिखेंगे हम n3 माइनस n2। ये होगा आपका n3 माइनस n2 बटे r2। r2 क्यों है, पृष्ठ P2 के लिए की वक्रता त्रिज्या है। फिर उसके बाद ये हो जाएगा n3, ये हो जाएगा आपका n3/v, n3/v। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पर, माइनस n2/v डैश, माइनस n2/v डैश। v डैश क्यों है, u की जगह हम b डैश रख रहे हैं, क्यों, क्योंकि पृष्ठ P2 के लिए i डैश वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगा। ये समीकरण नंबर 2 कर दें, इसको कर दें समीकरण नंबर 2। पुनः समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से दोनों समीकरण को जोड़ दें हम, यानी जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा हमारे पास, n2 माइनस n1 बटे r1 प्लस n3 माइनस n2 बटे r2 बराबर n2/v डैश, यहाँ से n2/v डैश है और ये n2/v डैश कट जाएगा दोनों, यानी ये हो जाएगा आपका n3/v माइनस n1/u, n3/v माइनस n1/u। ये इसके अपवर्तन का सूत्र है एक पतले लेंस के लिए, जब लेंस के दोनों तरफ भिन्न भिन्न माध्यम हो, लेंस के दोनों तरफ का जो माध्यम हो भिन्न भिन्न हो, जिसका अपवर्तनांक भिन्न भिन्न हो। इसको नोट कर लें। स्टूडेंट्स, इसमें अगर हम देखें कि यदि दोनों तरफ का माध्यम एक ही हो, आगे लिख लें, यदि दोनों लेंस के दोनों ओर का माध्यम, यदि लेंस के दोनों ओर का माध्यम समान हो, यदि लेंस के दोनों ओर का माध्यम समान हो, यानी दोनों ओर का जो माध्यम है लेंस के, वहाँ का जो अपवर्तनांक है एक ही हो, यानी n1 बराबर n3, यानी n3 की जगह हम इस फार्मूले में अगर n1 रख दें तो क्या मिलता है हमारे पास, देखें, यानी इसमें इस फार्मूले में n1 की जगह n3 की जगह n1 लिख दें तो ये देखें क्या मिलता है हमारे पास, n2 माइनस n1 बटे r1, n2 माइनस n1 बटे r1 प्लस n1 माइनस n2, n1 माइनस n2 बटे r2 बराबर n1 बटे v। n1 क्यों कि n3 बराबर n1 हो, कब, जब दोनों लेंस के दोनों तरफ का माध्यम एक ही हो, तो ये हो जाएगा n1/v माइनस n1/u।
यानी इसको अगर हम सॉल्व करें, यहाँ माइनस कर लें तो ये हो जाएगा n2 माइनस n1 हो जाएगा। ये हो जाएगा n2 माइनस n1 बटे r1 माइनस n2 माइनस n1 बटे r2 बराबर हो जाएगा n1 बाई बी माइनस n1 बाई यू। अगर यहाँ पर हम कॉमन ले लें n2 माइनस n1 बटे r1 कॉमन ले लें, n2 माइनस n1 कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा आपका 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2 बराबर n1, यहाँ से कॉमन ले लें, यहाँ n1 कॉमन ले लें, 1 बाई बी माइनस 1 बाई यू। स्टूडेंट्स ये n1 अगर हम कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा n1 अगर हम कॉमन ले लें तो यहाँ हो जाएगा n2 बटे n1 माइनस 1 बटे r1 माइनस 1 बटे r2 बराबर n1 और 1 बाई बी माइनस 1 बाई यू। n1 काट दें, इधर का नोट कर लिए होंगे आप, इधर का मिटा दें। दोनों को काट दें, कट गया तो ये बचेगा n2 बाई n1 को हम क्या बोलते हैं, n2 बाई n1 को हम n बोलते हैं, निरपेक्ष अपवर्तनांक किसी भी माध्यम का। यानी ये हो जाएगा n माइनस 1 और यहाँ होगा 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2 बराबर होगा 1 बाई बी माइनस 1 बाई यू। इफ़ अभी हम इसके पहले बताए हैं, इफ़ u इज इक्वल टू इनफाइनाइट देन v इज इक्वल टू f। अगर u का मान इनफाइनाइट हो यानी प्रकाश किरण अनंत से आ रही हो या वस्तु अनंत पर रखा हो तो कहाँ पर फोकस, वो जो है एक बिंदु पर कहाँ केंद्रित हो, फोकस पर केंद्रित होंगी। यानी u बराबर इनफाइनाइट होगा तो v बराबर f होगा। यानी हम रख सकते हैं n माइनस 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2 बराबर 1 बटे f माइनस 1 बाई इनफाइनाइट। यानी 1 बाई इनफाइनाइट बराबर होगा n माइनस 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2। स्टूडेंट्स ये सेम रिलेशन है जो इसके पहले हमने ड्राइव किए थे जब दोनों तरफ एक ही माध्यम रख करके। ठीक, इसको नोट कर लें। मिटा दें इसको। चलिए अब इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स लगाते हैं, तो एक न्यूमेरिकल्स देखें। इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी की उत्तल लेंस 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस बनाना है। जिसके प्रत्येक पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या समान है। जिसके प्रत्येक पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या समान है। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस बनाना है जिसके प्रत्येक पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या समान है। यदि लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक
1.5 हो तो यदि लेंस के पदार्थ का अपूर्णांक 1.5 हो तो लेंस के प्रत्येक पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। लेंस के प्रत्येक पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। स्टूडेंट इसको सॉल्व कैसे करते हैं देखिए। कह रहा 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस बनाना है, यानी यह बराबर दिया गया है 20 सेंटीमीटर। दूसरा कह रहा है जिसके प्रत्येक पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या समान है। यदि मानते हैं पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या r है तो दूसरे पृष्ठ की भी वक्रता त्रिज्या r होगी, यानी इसके लिए हम लिखेंगे r1 बराबर r और r2 बराबर होगा r। लेकिन हम जानते हैं कि ये उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस में ये वक्रता त्रिज्या r1 जो होती है ये पॉजिटिव होती है, जबकि वक्रता त्रिज्या r2 जो है इधर होगी, किरण के विपरीत दिशा में नापी जाएगी, यानी r2 जो होगी निगेटिव होगी। यानी इसको r2 को लिखेंगे -r और n का मान दिया है n बराबर 1.5। n का मान दिया है 1.5। मान रख दें हम सूत्र में। सूत्र है 1/f बराबर n - 1 1/r1 - 1/r2। वैल्यू रख दें 1/20 1 माइनस बराबर 1.5 माइनस 1/r माइनस 1/-r। सॉल्व करें इसको, ये हो जाएगा 1/20 बराबर 0.5। 1.5 में से 1 घटाएंगे 0.5 होगा, और ये हो जाएगा इधर 1/r प्लस माइनस यहाँ मिलकर प्लस हो जाएगा 1/r, यानी ये होगा 1/20 बराबर 0.5 गुणे 2/r। 1/r मिलकर 2/r हो जाएगा, यानी ये होगा 1/20 बराबर 5 दूनी 10 1/r, यानी r बराबर हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। r का मान होगा 20 सेंटीमीटर। नोट कर लें इसको। नोट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा क्वेश्चन देखें। चलिए दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं, एक आसान सा क्वेश्चन। फिर क्वेश्चन नंबर 2 क्या क्वेश्चन है। एक समतलोत्तल लेंस जिसके लिए n बराबर दिया 1.5। एक समतलोत्तल लेंस के वक्र पृष्ठ की त्रिज्या, एक समतलोत्तल लेंस के वक्र पृष्ठ की त्रिज्या 25 सेंटीमीटर है। की त्रिज्या 25 सेंटीमीटर है। एक समतलोत्तल लेंस जिसका अपूर्णांक दिया है 1.5 के वक्र पृष्ठ की त्रिज्या 25 सेंटीमीटर है। लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए।
लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। ये कह रहा है समतलोत्तल समतल उत्तल है, प्लेनो कॉन्वेक्स है ये, इसमें ध्यान दें। ये है आपका, इसमें R1 का जो मान होगा, R1 जो होगा इनफाइनाइट होगा, और मान लीजिए जो R2 है ये मानते हैं R है। इसमें R1 जो है चूंकि समतल पृष्ठ है, समतल की वक्रता त्रिज्या अनंत मानी जाती है, तो ये R1 का मान इनफाइनाइट होगा, R2 का मान लीजिए R है, मानते हैं R है। दिया है हमारे पास वक्रता त्रिज्या, हम लिखेंगे R1 बराबर इनफाइनाइट, R2 बराबर, इसको हम -R लिख दें। -R क्यों? क्योंकि ये किरण के विपरीत दिशा में होगा, तो ये होगा आपका -R। और n बराबर दिया है -R का मतलब यही आपका दिया -25 सेंटीमीटर दिया है, यही दिया वक्रता त्रिज्या है। R2 का मान है -25 सेंटीमीटर, n का मान दिया है n बराबर 1.5। सूत्र का उपयोग करें हम, 1/f बराबर n - 1 1/R1 - 1/R2, ये मान रख दें हम। 1/f बराबर होगा n - 1 मीन्स 1.5 -1 माइनस ब्रैकेट में 1/इनफाइनाइट माइनस 1/-25, यानी ये हो जाएगा 1/f बराबर होगा 0.5, और यहाँ हो जाएगा गुणे माइनस माइनस प्लस 1/25 हो जाएगा। यानी इसको अगर हम कहें तो ये होगा 1/f बराबर हो जाएगा 0.5/25। एक लाइक डेसिमल बना लें इसको, 1/f बराबर होगा, इसको लिख दें 5/250, तो ये काट दें, 5/25 हो जाएगा, यानी 50 हो गया, तो यह बराबर हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। लेंस, समतलोत्तल लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी? 50 सेंटीमीटर। नोट कर लिया इसको। चलिए इसके बाद हम एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, समान वक्रता त्रिज्या वाले कांच जिसके लिए n बराबर दे 1.55, समान वक्रता त्रिज्या वाले कांच का उभयोत्तल लेंस का निर्माण करना है। लेंस का निर्माण करना है। लेंस का निर्माण करना है यदि लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर हो तो, यदि लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर हो तो लेंस के प्रत्येक पृष्ठ की
प्रत्येक पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। लेंस के प्रत्येक पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। स्टूडेंट्स कह रहा है समान वक्रता त्रिज्या वाले कांच, जिसके लिए पदार्थ का कांच का अपूर्णांक 1.55 का वयोत्तल यानी डबल कॉन्वेक्स लेंस का निर्माण करना है। यदि लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर हो, यानी एफ का मान दिया है 20 सेंटीमीटर और एन का मान भी दिया है आपका 1.55। तो लेंस के प्रत्येक पृष्ठ की समान वक्रता त्रिज्या है, मीनिंग दैट इधर भी आर है और इधर भी आर है, ये भी आर है। इधर का प्लस होगा यार, इधर का माइनस होगा, अंतर सिर्फ इतना होगा। यानी हम यहाँ बनाएंगे R1 बराबर R है और R2 बराबर माइनस R है। R1 बराबर R है, R2 बराबर माइनस R है। इसका मान हम सूत्र में रख दें 1/F बराबर 1/F बराबर होगा n माइनस 1/R1 माइनस 1/R2। ये मान रख दें। लेंस की फोकस दूरी बता रहा है 20 सेंटीमीटर है, तो ये लिख दें पहले 1/20 हो जाएगा। 1/20 बराबर 1.55 माइनस 1 और यहाँ होगा 1/R माइनस R, यानी ये होगा 1/20 बराबर 0.55 गुणे ये हो जाए, ये प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2/R, यानी इसका मान क्या हो जाएगा, ये लिख लें हम 1/20 बराबर होगा 2×5 = 10, 11, 1.1 बटे R गुणा कर दें। R बराबर हो जाएगा 1.1 गुणे 20, यानी R बराबर हो जाएगा 0, 2 1 कम 2 और 2 1 कम 2, यानी R बराबर हो जाएगा 22 सेंटीमीटर। R का मान जो होगा वक्रता त्रिज्या होगी प्रत्येक पृष्ठ कितना 22 सेंटीमीटर। इसको नोट कर लें। इसको नोट कर लिया। अब इसके बाद हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे, लेंस की फोकस दूरी को प्रभावित करने वाले कारक। आगे हम लिखेंगे लेंस की फोकस दूरी को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग दी फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस। लिखेंगे लेंस की फोकस दूरी को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कौन कौन से फैक्टर हैं जिस पर लेंस की फोकस दूरी डिपेंड करती है। तो हम इसके लिए पहले देख लें कि हमारे पास जो सूत्र होता है 1/F बराबर होता है n माइनस 1 1/R1 माइनस 1/R2, 1/R1 माइनस 1/R2। ये फार्मूले से हम देखते हैं लेंस की फोकस दूरी जो डिपेंड करती है दो फैक्टर, पदार्थ का अपवर्तनांक और उस लेंस की वक्रता त्रिज्या। पदार्थ के अपवर्तनांक पर तथा लेंस के पृष्ठ है, लेंस का जो वक्र पृष्ठ है उसकी वक्रता त्रिज्या पर निर्भर करती है। यानी सबसे पहले हम लिखेंगे पहला किस पर डिपेंड करता है, लेंस के वक्रता त्रिज्या पर। यानी पहला लेंस के वक्रता त्रिज्या, लेंस के वक्रता त्रिज्या पर, पहला है लेंस के वक्रता त्रिज्या पर। यानी ये आपके हमारे पास जो मिल रहा 1/F बराबर है
n माइनस वन, ये है 1/r1 माइनस 1/r2। इस फार्मूले से अगर हम देखें तो हमें ये पता चलता है n तो किसी लेंस के पदार्थ जो कांच का है जिसका बना हुआ लेंस वो तो कांस्टेंट रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। यानी ये जो आपका फैक्टर होगा 1/r होगा, यानी 1/f बराबर, इसको मैं अगर कांस्टेंट मान लूँ तो ये कोई कांस्टेंट k अगर मान लेता हूँ तो ये हो जाएगा इंटू 1/Δr लिख दूँ इसको। यानी F इज़ प्रोपोर्शनल टू डेल्टा आर। जैसे जैसे वक्रता त्रिज्या बढ़ेगी वैसे वैसे फोकस दूरी भी बढ़ेगी, और जैसे जैसे वक्रता त्रिज्या का मान कम होगा फोकस दूरी का मान भी कम होगा। यानी हम लिखेंगे लेंस की वक्रता त्रिज्या बढ़ाने पर, लेंस की वक्रता त्रिज्या बढ़ाने पर फोकस दूरी बढ़ती है, फोकस दूरी बढ़ती है, और वक्रता त्रिज्या घटाने पर, और वक्रता त्रिज्या घटाने पर फोकस दूरी घटती है, फोकस दूरी घटती है। लेंस की वक्रता त्रिज्या बढ़ाने पर फोकस दूरी बढ़ती है और वक्रता त्रिज्या घटाने पर फोकस दूरी घटती है। स्टूडेंट्स, आप ध्यान दिए होंगे जो लेंस जितना मोटा होता है, ये एक लेंस है, अगर एक लेंस मैं इस तरह से बना दूं, इसमें से सबसे ज़्यादा वक्रता त्रिज्या, ये मोटा लेंस इसकी वक्रता त्रिज्या कम होगी और ये पतला लेंस वक्रता त्रिज्या अधिक होगी। मोटे लेंस की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या कम है तो इसकी फोकस दूरी कम होती है, यानी ये प्रकाश की किरणों को बहुत अधिक मोड़ देगा। और जिसकी वक्रता त्रिज्या अधिक है, ये प्रकाश यानी पतला है, वो उसकी प्रकाश किरणों को थोड़ी दूरी पर मोड़ेगा। यानी मोटे लेंस की फोकस दूरी कम और पतले लेंस की फोकस दूरी अधिक होती है। मोटे लेंस की फोकस दूरी कम तथा पतले लेंसों की फोकस दूरी अधिक होती है। हम इसके आगे भी देखें कि हमारे पास अगर रचना की दृष्टि से हम तीन प्रकार के, पहले तो हम लेंस के लिए देख रहे हैं कि इसकी वक्रता त्रिज्या पर डिपेंड करता है। जैसे हमारे पास अगर है डबल कॉन्वेक्स लेंस, डबल कॉन्वेक्स लेंस, डबल कॉन्वेक्स लेंस के लिए ये होता है हमारे पास, ये होगा, इधर का R1 है, R1 ये आपका पॉजिटिव होगा, और इधर का जो है R2 जब हम लेंगे R2 तो ये हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा। यानी इसके लिए जो हम सूत्र लिखेंगे 1/f बराबर होगा 1/f बराबर होगा n माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। R2 की जगह हम माइनस लिख दें तो ये होगा आपका माइनस हो जाएगा। यानी ये आपका कॉन्वेक्स डबल कॉन्वेक्स के लिए हो जाएगा n माइनस 1, और ये हो जाएगा आपका 1/r1 माइनस 1/r2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। हाँ, इसी तरह से डबल कॉन्वेक्स के लिए लिखेंगे अगर दूसरा फॉर डबल कॉन्वेक्स, फॉर डबल कॉनकेव, फॉर डबल कॉनकेव यानी उभय अवतल, उभय अवतल, उभय अवतल लेंस के लिए क्या होगा, जिसका दोनों पृष्ठ अवतल हो, तो उसके लिए हम लिखते हैं, देखते हैं कि ये इस तरह से होता है। ये क्या होगा, इसके लिए R1 का जो मान होगा, ये R1 का जो मान होगा ये आपका निगेटिव हो जाएगा, और R2 का जो मान होगा, R2 का मान जो होगा पॉजिटिव होगा। यानी इसके लिए हम लिखेंगे 1/f बराबर n माइनस 1 इंटू 1/r1 का मतलब है माइनस R1 माइनस 1/r2। R2 का ये प्लस होगा तो ये माइनस है तो माइनस ही रहेगा। यानी ये हो जाएगा 1/f बराबर n माइनस 1, इधर हो जाएगा
माइनस अगर यहाँ कॉमन ले लें तो ऊपर हम अगर लिख दें -1/r1 -1/r2, यानी इसको अगर हम चाहें तो लिख दें, इधर का नोट कर लिए होंगे आप, मिटा दें इसको। चलिए ये क्या हो जाएगा आपका 1/f बराबर हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लें n-1, माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस दोनों हो जाएगा 1/r1 प्लस 1/r2। स्टूडेंट्स इसी तरह से हम जैसे ले लें, तीसरा पॉइंट ले लें, फॉर प्लेनो कॉन्वेक्स, फॉर प्लेनो कॉन्वेक्स। फॉर प्लेनो कॉन्वेक्स का मतलब है समतलोत्तल, समतलोत्तल। समतलोत्तल का स्ट्रक्चर इस तरह होता है, यानी ये पार्ट जो होता है हमारा, जो होता है R1 का जो पार्ट होगा इनफाइनाइट होगा और R2 का जो पार्ट होगा हमारा निगेटिव होगा, R2 जो होगा निगेटिव होगा। यानी इसके लिए हम सूत्र लिखेंगे 1/f बराबर n-1, 1/r1 की जगह इनफाइनाइट रख दें, -1/-r2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/f बराबर होगा n-1 और ये हो जाएगा इंटू 1/r2। ये स्टूडेंट्स इस तरह से जो है हम सब के लिए, प्लेनो कॉन्वेक्स के लिए, प्लेनो कॉनकेव के लिए, कॉन्वेक्सो कॉन्वेक्स के लिए, कॉनकेव कॉनकेव के लिए, कॉन्वेक्सो कॉनकेव के लिए, सारा जितना भी हम स्ट्रक्चर जानते हैं सबके लिए अलग अलग फोकस दूरी का सूत्र हम निकाल सकते हैं। इसको नोट कर लें। लिख लिए। चलिए अब उसके बाद लेंस को फोकस दूरी प्रभावित करने वाले पहले दूसरे कारक में क्या है, आगे देखें। पदार्थ का अपवर्तनांक अथवा माध्यम का अपवर्तनांक, यानी दूसरी चीज़ क्या है हमारी, ये सूत्र जो हमने लिखा था 1/f बराबर होगा n-1, 1/r1 माइनस 1/r2। दूसरा अभी तक हमने देखा था कि इसके वक्रता त्रिज्या पर डिपेंड कर रहा है। अब हम देखेंगे कि इसके माध्यम के अपवर्तनांक पर डिपेंड करता है, यानी हम दूसरा पॉइंट लिखेंगे अपवर्तनांक पर, अपवर्तनांक पर, यानी लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक पर। लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक पर कैसे डिपेंड करता है, मान लीजिए, माना किसी लेंस की वायु में फोकस दूरी FA है, A फॉर एयर। माना किसी लेंस की वायु में फोकस दूरी FA है और वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक जो है, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ये है आपका NGA, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक NGA है। तो लेंस की वायु में फोकस दूरी क्या होगी, लेंस की वायु में फोकस दूरी, लेंस की वायु में फोकस दूरी ये क्या होगी 1/FA बराबर NGA माइनस 1 और ये तो आपका वही रहेगा 1/r1 माइनस 1/r2। इसको कर दें इक्वेशन नंबर 1।
अब उसके बाद इस लेंस को हम क्या करते हैं कि एक द्रव में डुबो देते हैं। सपोज कीजिए ये लेंस हमारा इस द्रव में आ गया, या लेंस हमारा जो है द्रव में आ गया। अब प्रकाश की किरण इसके लिए हम क्या करेंगे, इस द्रव के सापेक्ष, ये लिक्विड है, द्रव के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक निकालेंगे। मीन्स NgL निकालना है हमको। क्यों? क्योंकि ये अब प्रकाश की किरण द्रव से कांच में चल रही हैं, द्रव से कांच में जाएंगी, यानी अब हमको निकालना है द्रव के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। यानी आगे लिखेंगे, माना लेंस को एक द्रव में, लेंस को द्रव में रखते हैं, जिसके लिए द्रव के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, लेंस को हम द्रव में रखते हैं जिसके लिए द्रव के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ये है NgL है। अतः द्रव में लेंस की फोकस दूरी FL हो तो क्या होगा, 1/FL बराबर NgL माइनस 1/R1 माइनस 1/R2। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग दे देंगे, यानी समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से ये हो गया 1/FA बटे 1/FL, 1/FL। स्टूडेंट्स ये चीज़ तो रहेगा, लेकिन ये चीज़ देखो 1/R1 माइनस 1/R2 यहाँ भी है, ये दोनों चीज़ें कट जाएंगी, ये दोनों चीज़ें क्या होंगी, कट जाएंगी। मीनिंग दैट ये आपका हो जाएगा ऊपर NGA माइनस 1 बटे NGL माइनस 1। अब उसके बाद इस क्या लिखें हम, ये FL ऊपर चला, FA नीचे आ जाएगा, यानी ये हो जाएगा FL बटे FA बराबर NGA माइनस 1 बटे NGL माइनस 1। ये हमारा आ गया एक रिलेशन, क्या, लेंस की वायु में फोकस दूरी और लेंस की द्रव में फोकस दूरी का एक संबंध आ गया। इसको नोट कर लें। नोट कर लिया। अब आगे हम देखते हैं कि इससे क्या क्या स्थिति बनती है। सबसे पहले क्या देखते हैं, हम इस फार्मूले को लिखते हैं। ये है हमारे पास FL बटे FA बराबर NGA माइनस 1 बटे NGL माइनस 1। ये हमारा फार्मूला है। कंडीशन फर्स्ट या केस फर्स्ट क्या होगा, पहली चीज़ तो हम देखते हैं NGL क्या है। NGL
पहले हम देखते हैं NGL क्या है। ये होता है आपका NGA बटे NLA, NGA बटे NLA। ये कहाँ से आया? इसको हम तीसरे या चौथे लेक्चर में हम इसका अध्ययन किए थे कि जब प्रकाश की किरण 2 या 2 से अधिक माध्यम में जाती हैं तो कैसे यह लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी का पालन करती हैं। वहाँ पर हमने आपको ध्यान दिलवाया था कि ये जो पार्ट होता है ऊपर चला जाता है, ये पार्ट नीचे आ जाता है। यानी NGL बराबर होगा NGA बटे NLA। मीन्स द्रव के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक जो होगा वह होगा वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बटे वायु के सापेक्ष द्रव का अपवर्तनांक। अब उसके बाद हमारे पास 3 केस आता है। केस फर्स्ट क्या होगा? व्हेन NGA is greater than NLA। NGA is greater than NLA। इसका मतलब क्या है? जब वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, जब वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक द्रव के सापेक्ष वायु के सापेक्ष द्रव के अपवर्तनांक से अधिक हो, वायु के सापेक्ष द्रव के अपवर्तनांक से अधिक हो। जब वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष द्रव के अपवर्तनांक से अधिक हो, ऐसी दशा में स्टूडेंट्स ये समीकरण 1 में ध्यान दें। ऐसी दशा में क्या होगा? NGL इज ग्रेटर देन 1। NGL जो है ये 1 से अधिक होगा। अगर यह 1 से अधिक होगा तो यह मान उसमें से घटाएंगे तो यानी FL बटे FA ये जो भी 1 से अधिक होगा। ऐसी दशा में क्या होगा? ये क्या हो जाएगा? FL बटे FA। देखिए ये 1 से अधिक होगा तो इसमें घटाएंगे तो कुछ कम होगा, तो ये यानी इसका मान टोटल का मान जो होगा 1 से अधिक होगा। यानी ये हो जाएगा FL बटे FA इज ग्रेटर देन 1। यानी FL इज ग्रेटर देन FA। यानी द्रव में फोकस दूरी वायु में फोकस दूरी की अपेक्षा बढ़ जाएगी। वायु में फोकस दूरी की अपेक्षा बढ़ जाएगी। यानी द्रव में, ऐसे द्रव में जब डुबाया जाए जिसका अपवर्तनांक जो होता है कांच के अपवर्तनांक से कम है, तो ऐसी दशा में द्रव में जो फोकस दूरी होगी वायु में फोकस दूरी की अपेक्षा बढ़ जाएगी। उसकी फोकस दूरी क्या होगी? बढ़ जाएगी, लेकिन उसका नेचर परिवर्तित नहीं होगा। यानी उत्तल लेंस रहेगा तो उत्तल लेंस रहेगा, अवतल लेंस होगा तो अवतल लेंस रहेगा। नोट कर लें इसको। चलिए नोट कर लिया। अब उसके बाद दूसरी कंडीशन केस, सेकंड केस क्या होगा? दूसरा केस व्हेन NGA इज लेस देन, इसको लेस देन कर दें, व्हेन NGA इज लेस देन NLA। मीन्स क्या होगा? जब वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, जब वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक
जब वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष जल के अपवर्तनांक द्रव के अपवर्तनांक से कम हो, द्रव के अपवर्तनांक से कम हो, ऐसी दशा में क्या होगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, NGL बराबर जो होता है NGA बटे NLA। NGA का मान कम है, NGA का मान जो NLA से कम है, इसका मतलब ये लेस देन 1 होगा। इसका मतलब होगा कि या लेस देन 1 होगा, यानी NGL में क्या हो जाएगा, लेस देन 1 होगा। इसका अर्थ होगा कि FL बटे FA, FL बटे FA, FL बटे FA, यह जो होगा निगेटिव होगा। देखें, ये अगर इसका मान 1 से कम होगा तो 1 से कम में से होगा तो 1 में से घटाएंगे तो ऋणात्मक आएगा, तो ये पूरा फैक्टर ऋणात्मक कर देगा। ध्यान दें कि यह अगर 1 से कम आएगा तो 1 से कम आएगा, इसमें से 1 घटाएंगे तो ये माइनस होगा, इस पूरे फैक्टर को ऋणात्मक कर देगा, यानी FL बटे FA का मान ऋणात्मक आएगा। इसका अर्थ क्या है, लेंस की प्रकृति बदल जाएगी, लेंस की प्रकृति बदल जाएगी। लेंस की प्रकृति बदल जाएगी, अर्थात यदि लेंस अवतल होगा तो, यदि लेंस अवतल होगा तो उत्तल और उत्तल होगा तो अवतल की भांति, अवतल की तरह कार्य करेगा, अवतल की तरह कार्य करेगा। जैसे द्रव में स्थित वायु का बुलबुला, द्रव में स्थित वायु का बुलबुला, द्रव में स्थित वायु का बुलबुला जिसकी सतह उत्तल होती है लेकिन वह अवतल की भांति व्यवहार करता है। नोट कर लें इसको। मिटा दें। चलिए तीसरा केस इसका, ये दूसरा केस था आपका, इसका तीसरा केस क्या होगा, जब ये दोनों बराबर हों। तीसरा केस क्या होगा, जब ये दोनों बराबर हों, यानी जब ये NGA बराबर NLA हो, ये होगा आपका तीसरा केस। तीसरा केस होगा व्हेन NGA बराबर NLA, अर्थात जब वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कांच का अपवर्तनांक जब वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष द्रव के अपवर्तनांक के बराबर है, द्रव के अपवर्तनांक के बराबर हो। जैसे एग्जाम्पल भी है क्या, फ्लिंट ग्लास के
कांच के लेंस को जब कार्बन डाइसल्फाइड के विलयन में रखा जाता है, जब कार्बन डाइसल्फाइड के विलयन में रखा जाता है, जब फ्लिंट कांच के लेंस को जब कार्बन डाइसल्फाइड के विलयन में रखा जाता है, ऐसी दशा में क्या होता है, ध्यान दें। ये हमारे पास NgAl बराबर है NGA/NLA। चूँकि हमारी शर्त क्या है, एज NGA = NLA, दोनों बराबर हैं, ये आपस में दोनों क्या हैं, बराबर हैं। तो ये होगा NGL बराबर हो जाएगा 1। यह मान हम इस समीकरण में रख दें, यह मान हम इस समीकरण में रखें तो ये हो जाएगा हमारे पास FL/FA बराबर NGA-1/1 यानी FL/FA बराबर होगा NGA-1/0, यानी FL/FA =∞, यानी FL/∞। अतः कांच के समतल प्लेट की भांति व्यवहार करेगा, कांच की समतल प्लेट की भांति कार्य करेगा और अदृश्य हो जाएगा, और क्या होगा, अदृश्य हो जाएगा। जैसे जब फ्लिंट कांच से बने लेंस को कार्बन डाइसल्फाइड के विलयन में रखा जाता है तो वह एक समतल प्लेट की भांति व्यवहार करता है और स्वयं दिखाई नहीं देता है। इसको नोट कर लें तो न्यूमेरिकल इस पर शुरू करते हैं हम। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। इसमें ये क्वेश्चन देखते हैं जो तीनों को कवर करेगा। एक उभयोत्तल लेंस क्वेश्चन नंबर 1, एक उभयोत्तल लेंस जिसके पदार्थ का अपवर्तनांक है 1.5, एक उभयोत्तल लेंस के प्रत्येक पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या एक उभयोत्तल लेंस जिसका अपवर्तनांक 1.5 है के प्रत्येक पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। नंबर 1, वायु में
नंबर 1, वायु में नंबर 2 1.75 अपवर्तनांक वाले 1.75 अपवर्तनांक वाले द्रव में नंबर 3 1.3 अपवर्तनांक वाले द्रव में नंबर 4 1.5 अपवर्तनांक वाले द्रव में कह रहा है एक उभयोत्तल लेंस यानी डबल कॉन्वेक्स लेंस, जिसके लिए इसका सॉल्यूशन लिखेंगे फर्स्ट पार्ट के लिए। इसका n का मान दिया है 1.5 और साथ ही साथ R1 बराबर R2 दिया है। R1 का मान है, जैसे उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस के लिए हम R1, ये आपका R2 होता है, ये माइनस होगा और R1 जो होगा प्लस होगा, यानी R1 बराबर है 20 सेंटीमीटर और R2 जो है -20 सेंटीमीटर और n बराबर 1.5 है। स्टूडेंट्स, पहला इसका सॉल्यूशन, पहला पार्ट क्या होगा, पहला एफ ए निकालना है, तो ये होगा 1/FA, 1/FA, ये बराबर होगा n GA -1 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2, यानी 1/FA बराबर होगा n GA। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक दिया है 1.5, ये होगा 1.5 माइनस 1/20, R1 का मान 20 और R2 का मान -20, -1/-20, यानी यह होगा 1/FA बराबर 0.5 गुणे 1/20, माइनस प्लस हो जाएगा 1/20, यानी 1/FA बराबर 0.5 गुणे 2/20। इसको काट दें हम, 1/FA बराबर हो जाएगा 5 दूनी 10, 1.0/20, यानी FA बराबर हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। FA बराबर हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। वायु में जो फोकस दूरी होगी लेंस कितनी होगी, 20 सेंटीमीटर। नोट कर लें। दूसरा कह रहा है दूसरा पार्ट, इसको मिटा दें, नोट कर लें। चलिए, दूसरा पार्ट कह रहा है इसका, लेंस की फोकस दूरी हमको ज्ञात करना है 1.75 अपवर्तनांक वाले द्रव में, यानी दूसरा पार्ट द्रव में लेंस की फोकस दूरी, द्रव में लेंस की फोकस दूरी, इसको माना हम FL से लिखते हैं, तो 1/FL बराबर होगा n, द्रव से कांच में जाएगा तो यानी होगा द्रव के सापेक्ष कांच का अपवर्तन NGL -1, और यहाँ होगा 1/R1 माइनस 1/R2। NGL क्या होगा, NGL का मान निकाल लें। यहाँ NGL बराबर होगा NGA/NLA, यानी NGL बराबर हो जाएगा NGA का मतलब है 1.5 बटे NGL का मतलब है 1.75,
यानी इसको सॉल्व करेंगे, ये बराबर होगा 1.5 की जगह लिख दें 150 बटे 175, तो ये हो जाएगा 25 छक्का 100 और ये हो जाएगा 25 सत्ते 175, यानी 6/7 हो जाएगा। यानी ये हो जाएगा आपका 1/FL बराबर होगा 6/7 माइनस 1, और यहाँ होगा 1/R1 का मान है 20 और R2 का मान है -20, यानी ये हो जाएगा 1/FL बराबर होगा 6 मन से 7 घटाएंगे तो -1 होगा, -1/7 गुणे माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 2/20, यानी 1/FL बराबर होगा माइनस, ये हो जाएगा काट दें 2 दहा में 20 और 10 सत्ते 70, 1/70, यानी FL बराबर हो जाएगा -70 सेंटीमीटर। मीनिंग दैट जो उत्तल लेंस था अब एक ऐसा काम कर रहा है अवतल लेंस की तरह काम कर रहा है। नोट कर लें इसको। तीसरा कह रहा है कि 100.33 अपवर्तनांक वाले द्रव में, यानी तीसरा पार्ट क्या हो जाएगा इसका, तीसरा पार्ट चलिए तीसरा पार्ट क्या होगा, तीसरा मान लेते हैं कि इस द्रव में अपवर्तन, इस द्रव में फोकस दूरी, यानी माना द्रव में फोकस दूरी FL है, तो क्या होगा 1/FL बराबर होगा, द्रव से कांच में जा रहा है तो NGL होगा -1, 1/R1 माइनस 1/R2, इधर हो जाएगा 1/FL बराबर NGL क्या होगा, NGL बराबर होगा NG/NL, यहाँ ये कर दें, यहाँ ये कर दें, ये होगा 1.5/1.3, 15/13, इसका मान रख दें, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ 15/13 -1, 1/20 -20 हो जाएगा 1/20, यानी वह 1/FL बराबर हो जाएगा 15 - 13/13, और यहाँ पर हो जाएगा गुणे 2 हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा 2 और नीचे आ जाएगा 20 हो जाएगा, यानी 1/FL बराबर हो जाएगा आपका 15 में से 13 घटाएंगे 2/13 गुणे 2/20, यानी 2 दहा में 20 और 2 पच्चीस 10, 13 पच्चीस 65, यानी FL बराबर हो जाएगा 65 सेंटीमीटर, FL बराबर होगा 65 सेंटीमीटर। चौथा देखें, इसका चौथा पार्ट, है, लिखेंगे माना द्रव में फोकस दूरी FL है, तो ये हो जाएगा 1/FL बराबर NGL -1, 1/R1 माइनस 1/R2, 1/FL बराबर, फिर यहाँ निकाल लें NGL बराबर NGA/NGL NLA, यानी ये हो जाएगा NGL बराबर
1.5 बटे 1.5 बराबर होगा 1, ये हो जाएगा। इसका मतलब हो गया 1 माइनस 1, 1 बटे 20 माइनस 1 बटे -20, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, यानी 1 बटे FL बराबर हो जाएगा 0, यानी FL बराबर हो जाएगा 1 बटे 0, FL बराबर हो जाएगा इनफाइनाइट, यानी कांच के समतल प्लेट की भांति व्यवहार करता है। स्टूडेंट्स, इस तरह से आपके किताब में, आपके बुक में बहुत सारे प्रश्न दिए गए हैं। इस प्रश्नों को आप सॉल्व कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और पढ़ाई करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।